Good morning students. Welcome back in Eklavya International Online Classes once again. Today we are going to start your physics chapter number 10. Chapter number 10 is light, reflection and refraction. Means दो मेन फिनोमिनाज अपन यहाँ पर कंसिडर करेंगे लाइट से रिगार्डेड. एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन. सबसे पहले बात करें अगर लाइट की, तो आप जो भी कुछ आपको अपने सराउंडिंग में नज़र आता है, जो भी कुछ आप अपने चारों तरफ देख पाते हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है लाइट. लाइट जब उन सब्सटेंस से स्ट्राइक करती है, उस पर टकराती है, उन चीज़ों पे टकराने के बाद वो उसी मीडियम में, यानी एयर जो है आपके आसपास, वो एक मीडियम उसको प्रोवाइड करती है और उसी मीडियम में वो ट्रैवल करते हुए आपकी आईज़ तक पहुंचती है. और आपकी आईज़ में जो सेंसरी ऑर्गन्स होता है उसके अंदर आपके ऑप्टिकल नर्व्स होती है. रेटिना एक ऐसा आई का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर बहुत सारे लाइट से सेंस को पकड़ने वाले बहुत सारे नर्व्स पाए जाते हैं और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. उसके बाद ब्रेन तक पहुंचाया जाता है. वो सारी फर्दर ऑन सारी रिएक्शंस चलती है. आइडेंटिफिकेशन और ब्रेन के थ्रू रीमेमोराइज करना उस चीज़ को कि आपने क्या देखा, अगर उससे रिलेटेड कोई मेमोरी आपके पास है तो. ठीक है, तो आपके चारों तरफ जो चीज़ें आपको नज़र आती है उसका रीज़न क्या है? लाइट. जैसे कि एक एग्जांपल अपन लें कि डार्क रूम के अंदर जब आप एंटर करते हैं इन द डे टाइम और इन द नाइट टाइम, कभी भी आप एंटर कर लीजिए, पहले आपको सब कुछ बिल्कुल, अगर दिन के अंदर भी एंटर कर रहे हैं तो भी बिल्कुल ब्लर्ड सा नज़र आएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा थोड़े टाइम के लिए. रीज़न वही है कि वहाँ पर लाइट की जो इंटेंसिटी है, उसकी प्रेजेंस जो है लाइट की, वो बहुत कम है, क्योंकि आप एक हाई इंटेंसिटी रीजन से एक लो इंटेंसिटी रीजन के अंदर जा रहे हो. यानी कि आप एक ज़्यादा लाइट अमाउंट वाले एरिया से कम लाइट अमाउंट वाले एरिया के अंदर एंटर कर रहे हो. तो वहाँ पर आपकी जो सेंसरी ऑर्गन है आई, उसके अंदर एक पार्ट जो है आइरिस, वो वर्क करता है. वो आपके आई वाला पार्ट पूरा 11 चैप्टर के अंदर जो था वो हटा दिया गया है. लेकिन आपके आई के अंदर भी कैपेसिटी होती है कि जब आपकी लाइट ज़्यादा होती है तो वो अपनी साइज़ को, जो पुपिल की साइज़ होती है, वो आइरिस के द्वारा कंट्रोल होती है और वो उसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर पाता है. लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ टाइम तक अगर आप उसी डार्क रूम में स्टे करते हैं, खड़े रहते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती है. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न वही है कि आइरिस जो है वो पुपिल की साइज़ को क्या करेगा? मैनेज करेगा अकॉर्डिंग टू द लाइट प्रेजेंस. ज़्यादा लाइट होगी तो वो आइरिस को क्या कर देगा? आइरिस को एक तरीके से एक्सपैंड करेगा और एक्सपैंड करने से पुपिल की साइज़ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी. एक तरीके से आप इसको डबल सर्कल मान सकते हैं जो आपकी आई के अंदर होता है, और इस इनर वाले सर्कल को अपन बोलते हैं पुपिल और आउटर सर्कल जो होता है वो होता है आइरिस. तो आपका जो ये इनर सर्कल होता है उसकी साइज़ को मैनेज करने का काम होता है इसके आउटर जो सर्कल होता है उसका. ये जो पुपिल होता है वो क्या करता है? लाइट को आई के अंदर एंटर करने देता है और आइरिस जो है वो उस कैपेसिटी को क्या करता है? मैनेज करता है. जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो आइरिस क्या होगा? एक्सपैंड होगा, यानी बड़ा हो जाएगा और इसकी साइज़ को क्या कर देगा? छोटा कर देगा. जैसे कि आप सनलाइट के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर लाइट मिल रही है, तो आइरिस क्या होगा? उस टाइम पर आपका एक्सपैंड हो जाएगा और आपका पुपिल का साइज़ कैसा हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा. लेकिन अगर आप उसी टाइम थोड़ी देर बाद अगर डार्क रूम में जा रहे हैं तो आपके पुपिल का साइज़ उस टाइम क्या है? बहुत छोटा है. और उस टाइम जब आप डार्क रूम में एंटर करेंगे तो उस टाइम आपके पुपिल का साइज़ आपको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी क्या है? कम है या एब्सेंट है. तो उस कंडीशन में इसकी साइज़ बड़ी होनी ज़रूरी है. तो आइरिस ऑटोमेटिकली
उसको मैनेज करेगा और खुद रिलैक्स, यानी जो एक्सपेंडेशन उसने किया था अब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से पुपिल का साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और लाइट एंटर इजीली कर पाएगी और आपको चीज़ें थोड़ी देर बाद में इजीली दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसका मेन जो रीज़न है चीज़ों को दिखाई देने वाला, उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या है, लाइट, कि लाइट आपकी आई के अंदर एंटर कर रही है, कितनी अमाउंट में एंटर कर रही है, कितनी कम अमाउंट वहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे कि दिन के टाइम पर आपको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि सनलाइट इतनी ज़्यादा होती है कि आप इजीली किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन लाइट जो आपके नाइट टाइम पर आपको रिक्वायर होती है वो आप अपने वेज के थ्रू उसको यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल जो रिसोर्सेज होते हैं उनके थ्रू आप लाइट क्रिएट करते हैं और उसको फिर अपन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने और देखने में काम में लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन क्या कह सकते हैं कि जो इमेज का फॉर्मेशन है अपनी आई के अंदर, जो अपन चीज़ों को देख पा रहे हैं, उसका बेसिक रीज़न क्या है, उन चीज़ों से टकरा कर आपके जो लाइट आपकी आई के अंदर एंटर कर रही है वो लाइट उसकी इमेज को फॉर्म करवा रही है। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न, यानी आप क्या कह सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन का मेन रीज़न क्या है, लाइट, यानी कुछ भी चीज़ आप जो देखते हैं उसका मेन रीज़न है उनसे टकराकर आपकी आई के अंदर एंटर करने वाली लाइट। अब लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, किसी मीडियम में कैसे ट्रैवल करती है, बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, इमेज फॉर्मेशन है, तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स ले लीजिए, ऐसे फिनोमिनाज ले लीजिए जिनके थ्रू आप कह सकते हो कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है ना। जैसे ही आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के पीछे का रीज़न क्या आप बताते हैं, छोटी क्लासेस में जब आप पढ़ के आए हैं तो आपने बताया है कि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है, एयर की, डस्ट पार्टिकल्स की, एटम्स की, बहुत सारी लेयर्स होती है जिनकी डेंसिटी क्या होती है, डिफर होती है। ठीक है, और उस डेंसिटी की जो वेरिएशंस हैं, डिफरेंस जो है उस डेंसिटी का, उसकी वजह से आपकी जो लाइट आपके स्टार्स से जो क्या कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है अर्थ तक आने के लिए, वो उन डिफरेंट डेंसिटी लेयर्स से जब पास होती है तो उसका जो स्पीड होती है, उसकी जो लाइट की स्पीड होती है वो हर एक लेयर के अंदर क्या होता है, डिफर हो जाता है। डेंसिटी अगर हाई हुई तो वो लो स्पीड से ट्रैवल करेगी, अगर डेंसिटी कम हुई, रेयरर मीडियम हुआ, तो वो फास्टली क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। तो ऐसी जो वेरिएशन आएगी उसकी स्पीड में, उसकी वजह से उसका एंगल चेंज होगा, यानी स्ट्रेट लाइन में जो आ रही थी वो बार बार एंगल चेंज करेगी, और उस एंगल के चेंज होने की वजह से कभी आपको शाइनिंग जो है स्टार की वो ज़्यादा दिखाई देगी तो कभी डिम दिखाई देगी, और दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। तो उस कंडीशन को अपन किस तरीके से बता रहे हैं कि लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिनाज भी हैं जिनके अंदर अपन ये नहीं कह सकते कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। जैसे कि एक एग्जांपल लें अपन डिफ्रैक्शन का, एक आपके फिनोमिना आता है डिफ्रैक्शन। बेसिकली होता क्या है, ये कोई भी लाइट सोर्स आप ले लीजिए, जस्ट लाइक कैंडल, टॉर्च वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं, और एक छोटा स्मॉल ओपेक आपको क्या लेना है, एक आर्टिकल या कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, जैसे बॉल ले ली, छोटी बॉल ले ली, और उस रिसोर्स के जिस सामने आपको उस ओपेक आर्टिकल को रखना है। उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि जब लाइट ट्रैवल करेगी तो वो उसके एजेस हैं, उस आर्टिकल के जो एजेस हैं उनसे बैंड होने का एक फिनोमिना शो करेगी, जिसकी वजह से आपको उस आर्टिकल की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बिग दिखाई देगी। वो आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे
एग्जाम्पल्स देख पाते हैं जब अपने लाइट चली जाती है और आप कैंडल पकड़ के चल रहे होते हैं या आपको रखनी होती है कैंडल, देन यू आर फीलिंग दैट योर शेडो इज़ बिगर देन यू। ठीक है, आपकी शेडो जो होती है वो आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है आपको। इसका रीज़न क्या है कि आपकी जो कैंडल से या जिस भी रिसोर्स को आप यूज़ कर रहे हैं उससे निकलने वाली जो लाइट्स होती है, रेज जो होती है लाइट की, वो क्या करती है आपके एजेस पे, यानी आपकी जो पूरी बाउंड्री है आपकी बॉडी की, उस एजेस पे जाकर वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। तो बैंड होने की वजह से वो जस्ट स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, वो शेडो ना बन के एक एक्सपेंडेड शेडो बनेगी, एक लार्ज शेडो बन जाएगी। तो लार्ज शेडो बनने का रीज़न क्या है कि हम क्या कह सकते हैं कि लाइट, एक तो बहुत सारे फिनोमिनास क्या बताते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट मैनर, सीधे मैनर में ट्रैवल करती है। जैसे एग्जाम्पल अपन ने क्या क्या देखे, किसी का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन स्ट्रेट लाइन के ट्रैवलिंग के थ्रू आप बता पाते हैं, या फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी आप किसके थ्रू बता पाते हैं, स्ट्रेट लाइन के थ्रू। बट डिफ्रैक्शन स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता, वो क्या कहता है कि लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, एज अ वेव ट्रैवल कर रही है। लाइट ट्रैवल्स इन वेव मोशन, कैसे मोशन को बताता है, वेव मोशन को बताता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ फिनोमिनाज आपको स्ट्रेट लाइन के लिए इंटीमेट करेंगे कि आपके जो लाइट की रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और कुछ फिनोमिनाज आपको किसकी तरफ इंटीमेशन देंगे, एज अ वेव फॉर्मेशन की, वो जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो एज अ वेव ट्रैवल कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी लाइट के थ्रू होने वाले फिनोमिनाज, शो होने वाले फिनोमिनाज हैं, वो किसको शो करते हैं कि लाइट शोज ड्यूल नेचर। ड्यूल मीन्स दो तरीके का नेचर शो करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइट शोज ड्यूल नेचर। किस तरीके का नेचर शो करती है, ड्यूल नेचर शो करती है। कैसा, एक तो स्ट्रेट लाइन के अंदर और एक एज अ वेव। ठीक है, या तो स्ट्रेट लाइन में या फिर वेव मोशन शो करेगी। अब अपन चलते हैं कि ये जो लाइट होती है वो किस तरीके से किसी चीज़ की इमेज कैसे फॉर्म करती है, उसका रिफ्लेक्शन क्या है, उसका रिफ्रैक्शन क्या है, मीन्स व्हाट इज़ द फिनोमिनास ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक एग्जांपल लें अगर अपन और उसको एक्सप्लेन करें कि लाइट कैसे एक इमेज फॉर्मेशन में या आपको देखने में किस तरह से हेल्प करती है, तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल इसको ही ले लीजिए। इसका मैं अगर इसको इस तरह से पकड़ती हूँ तो आपको इस वाले पोर्शन से टकराकर आने वाली रेज आपकी आइज़ में एंटर करेगी, तो आपको ये वाला पोर्शन ही इसका दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जबकि मेरे को ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा जबकि ये दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न भी सेम ही है, क्योंकि मेरे पास यहाँ से टकराकर आने वाली जो रेज़ हैं, लाइट की जो रेज़ हैं, वो मेरी आइज़ में एंटर कर रही है। तो यहाँ से टकराकर या रिफ्लेक्ट होकर आने वाली जो रेज़ है वो आपकी आइज़ में एंटर कर रही है। सो यू आर एबल टू सी दिस फेस। ठीक है, ये वाला फेस आपको इसका दिखाई दे रहा है, जबकि मैं इस फेस को देख पा रही हूँ। उसका रीज़न इस रिफ्लेक्शन ही है। तो बात अगर रिफ्लेक्शन की करें तो रिफ्लेक्शन होता क्या है बेसिकली। रिफ्लेक्शन या तो पॉलिश्ड सरफेस हो, कोई भी पॉलिश की हुई सरफेस, या फिर कोई ऑपेक मीडियम हो, उस पर गिरने वाली जो लाइट होती है वो गिरने के बाद उससे टकराती है, स्ट्राइक होती है, और स्ट्राइक होने के बाद इन द सेम मीडियम में ही वो क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो उस पूरे फिनोमिना को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। मीन्स व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना इन विच light travels straight to the polished surface
एंड अगेन ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको नोटिस करने वाली ये है कि आपकी जो रे है वो पॉलिश्ड सरफेस पे कैसे गिरनी चाहिए, ऑब्लिक्यूली, यानी तिरछी जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं बन पाता। उसका रीज़न ये है कि वो नॉर्मल के थ्रू गुजर जाती है, या यूँ कह दे कि वापस उसी के थ्रू वापस आ जाती है, यानी उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, कोई एंगल फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन किसके थ्रू शो किया जाता है? पॉलिश्ड सरफेस के थ्रू, या फिर किसी भी ओपेक मीडियम के थ्रू। तो पॉलिश्ड सरफेस क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट्स दी लाइट, और ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कहलाता है। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम्स जो होते हैं उनके अपन आर पार देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके आर पार अपन नहीं देख पाते, इसके थ्रू लाइट पास ही नहीं होगी बिकॉज इट इज़ अ ओपेक मीडियम। ठीक है, लेकिन जैसे ग्लास है, ग्लास के आर पार अपन देख पाते हैं अगर उस पर पॉलिश नहीं की गई हो तो। ठीक है, तो ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। वैसे ही वाटर, फ्रेश वाटर अगर फिल किया गया है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, डस्ट वगैरह नहीं है, मड वगैरह नहीं है, तो आप उसके बॉटम को इजीली क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। रीज़न क्या है कि वाटर भी क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो उसका रीज़न क्या है कि अपन उसके आर पार क्यों देख पाते हैं? उसका रीज़न है रिफ्रैक्शन। Refraction is the another phenomena in which light travels from one transparent medium to the another, यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करना, किसका? लाइट का। लेकिन उस कंडीशन में वो क्या करती है? अपने पाथ से थोड़ा क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, यानी जिस एंगल से वो एंटर करेगी उस एंगल से थोड़ा वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसका रीज़न होगा दोनों की डेंसिटी का डिफर होना। तो वो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या डिफ्रैक्शन क्या होता है। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? सेम मीडियम में वापस आ जाना। देखो अब रिफ्लेक्शन की जब अपन बात करते हैं तो बहुत सारी पॉलिश्ड सरफेस होती है, जैसे कर्व्ड पॉलिश्ड सरफेस होती है, या फिर प्लेन से तो आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। मिरर जो घर में काम में लिया जाता है, वो मिरर क्या है? एक पॉलिश्ड सरफेस ही तो है, उसके पीछे पॉलिश की जाती है, और पॉलिश हो जाने के बाद वो एक रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाती है। रिफ्लेक्टेड सरफेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस पर गिरने वाली लाइट को, ज़्यादातर लाइट को वो क्या कर देता है? फिर से उसी मीडियम के अंदर फिर से रिफ्लेक्ट कर देता है। सो वी आर कॉलिंग द मिरर एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी मिरर के थ्रू अगर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके देखते हैं तो एक फ्लैश आता है। फ्लैश है क्या? बेसिकली वो रिफ्लेक्शन ही तो है लाइट का। आपने सनलाइट को ऑब्लिक्यूली उस मिरर पे आने दिया, तो वो जिस एंगल से आई उस सेम एंगल से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नॉर्मल की डिवाइडेशन में अपन लेंगे आई और आर, कि नॉर्मल उनको बाइसेक्ट करेगा जितना भी टोटल एंगल बनेगा, और ऊपर वाला एंगल जो सनलाइट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन रहा है दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे होगी। वो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे इन लॉज के से, तो क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में थे आपके लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉज। तो उसके अंदर अपन 3 चीज़ें कंसिडर करते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और उसमें अपन बेसिकली अपन किसकी बात करते हैं? एंगल्स की, जो कि बन रहे होते हैं, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बन रहा होता है, दैट इज इंसिडेंस एंगल। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो बन रहा होता है वो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आपको 9th स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन किया गया होगा कि बोथ विल बी सिमिलर, सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है,
तो ये जो लॉज हैं वो किसको बताते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट को शो करते हैं। देखिए अपन अगर बात करें किसी प्लेन मिरर से, देखो स्फेरिकल मिरर्स, एक कांच की बॉल मान सकते हैं अपन, कांच की बॉल को कट कीजिए, एक आपको कर्व्ड सरफेस मिल जाएगी, उसकी किसी भी साइड पे अगर आप पॉलिश कर देंगे तो वो आपका स्फेरिकल मिरर की तरह वर्क करेगा, जो कि अपना नेक्स्ट पॉइंट है। बट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसा होता है, जिसकी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, प्लेन हो, वो क्या कहलाएगा, प्लेन मिरर कहलाएगा। देखिए ये अपन ने एक ग्लास को कट कर लिया, बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लिया, एक स्ट्रिप कट कर ली है ग्लास की, और उसके ऊपर अपन ने क्या लगा दी है, पॉलिश लगा दी है, ठीक है। तो जिस तरफ आपने पॉलिश लगाई है उस पॉलिश के अनदर साइड वाली जो साइड बन गई है, यानी ये वाली साइड किस तरीके से एक्ट करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगी। तो ये आपकी हो गई पॉलिश्ड सरफेस। तो इसके अगेंस्ट वाली जो सरफेस है वो बन गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसी सरफेस हो गई ये, रिफ्लेक्टिंग। इसका रीजन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब अगर इसके लॉज की अपन बात करें तो लॉज में आपने दो लॉज कंसीडर किए होंगे इन द 9th स्टैंडर्ड। फर्स्ट जो है वो ये है कि जब भी कोई रे ऑब्लिक्यूटली किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो इंसिडेंट रे कहलाती है। जिस पॉइंट पर वो आकर स्ट्राइक करती है वो इंसिडेंस पॉइंट कहलाता है, और ये नॉर्मल है। ये आपकी रे इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट, ठीक है। जितने एंगल से ये यहाँ पे स्ट्राइक होती है उतना ही सेम एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो आई और ये आर, आई किसको इंटीमेट करेगा, इंसिडेंट रे से बनने वाले एंगल को। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या है, इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर इज इक्वल्स टू क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है। और बेसिकली अकॉर्डिंग टू द लॉ आई विल बी इक्वल टू आर। ये तो फर्स्ट लॉ है, ठीक है। सेकेंड लॉ भी सिमिलर ही है। क्या होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल विल लाई, यानी सारे के सारे ऑल विल लाई एट द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में पाई जाएगी और एक ही पॉइंट पे पाई जाएगी। दैट इज नोन एज इंसिडेंस पॉइंट, दैट इज नोन लॉ ऑफ सेकेंड लॉ कहा जाता है। तो आपको ये लॉज बहुत अच्छे से पता है। इन द प्रीवियस क्लास यू ऑलरेडी हैव कंसीडर द बोथ लॉज। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे कि प्लेन मिरर से जब भी कोई इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उस इमेज की जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है वो क्या होती है, उसके क्या स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। वैसे तो आप बहुत फैमिलियर हैं उन चीज़ों के लिए क्योंकि आप डेली अपना फेस मिरर में देखते ही हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लेन मिरर। लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपने अगर नोटिस नहीं की है तो इस बार फिर से नोटिस करिएगा जब भी आप फेस देखें।
आपके प्लेन मिरर के अंदर पहली चीज़ आप ये नोटिस करिएगा कि जब भी इमेज का फॉर्मेशन होता है तो इमेज और आपका ऑब्जेक्ट दोनों का साइज क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं इमेज प्रॉपर्टीज के बारे में, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर से कोई ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखेगी, सेम साइज होगा, सेम साइज विथ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जैसा साइज होगा बिल्कुल। जाहिर सी बात है, आप जब फेस देखते हैं तो फेस कभी मोटा कभी छोटा तो नहीं दिखाई देता, जितना फेस है उतना ही दिखाई देता है, मीन्स सेम साइज की इमेज आपको मिल रही है। फिर दूसरी चीज़ कि हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है एंड इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल फॉर्म। राइट, जब भी आप देखते हैं आपका फेस जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, उल्टे लटके हुए तो नहीं दिखाई देते अपन उसके अंदर, यानी इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। और जो भी इमेज इरेक्ट बनती है ऑब्वियसली वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है। थर्ड, डिस्टेंस। आप जितनी दूर खड़े होंगे प्लेन मिरर से आपकी इमेज भी उतनी ही दूर लेकिन बिहाइंड द मिरर आपको मिलेगी। मीन्स डिस्टेंस of object and image from the mirror will be equal। क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी दोनों तरफ। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है laterally inverted image will form। क्या मतलब है laterally inversion का? laterally inversion का मतलब है कि आपका जो लेफ्ट हैंड पार्ट है, यानी आपका लेफ्ट पोर्शन जो है वो किस तरफ दिखाई देगा आपको मिरर में, राइट हैंड पे दिखाई देगा। मीन्स राइट पार्ट विल बी एट लेफ्ट पार्ट और लेफ्ट पार्ट विल बी एज अ राइट पार्ट आपको मिरर में दिखाई देगा। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ है प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन के थ्रू आपको शो होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।